देखिए मैथ्स की सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हमने मिक्सचर पढ़ा, रेशियो प्रपोर्शन के हमने 3 बेसिक कंसेप्ट वीडियोस देखे हैं। आज ये चौथा सेशन है जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेशन। तो देखिए आज के सेशन में खास क्या है, पिछले 3 वीडियोस में हमने जो कुछ भी पढ़ा है आज इस प्रैक्टिस सेशन में हम उसको लगाएंगे। आज के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इनको बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कितना रिलेवेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन 2016 एनटीपीसी का है। देखिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर रेलवे के क्वेश्चंस भी लीजिए, तो आज मैंने काफ़ी कुछ रेलवे के क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 5/8 हिस्सा है, बी व ए की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। देखिए जो लिखा है उसे मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मुझे पता चलेगा ए कितना है, ए है बी का 5/8 है ना। तो यहां से मैं a बटा बी तो बहुत इजीली निकाल सकता हूं। कितना आएगा a बटा बी 5/8। पर क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, मुझसे पूछा गया है b और a का अनुपात, यानी बेसिकली मुझे चाहिए था b बटा a। तो b बटा a कितना होगा? अगर मैं इसको जस्ट पलट दूं तो ये 8/5 हो जाता है, यानी ऑप्शन डी विल बी अ राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था एनटीपीसी 2016। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए का 2/3 बी के 4/5 के बराबर है। अभी 4/5 क्या है इसको समझ लें, 4/5 है बेसिकली वो। ए अनुपात बी निकालना है। एमपीएसआई 2017 का सवाल। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए का 2/3 यानी 2/3 किसके बराबर है? बी के 4/5 के बराबर है। तो अब यहां पर मुझे ए और बी का अनुपात निकालना है, तो ए बटा बी कितना आएगा? देखिए ए बटा बी, अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं और 2 को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 4×3 12 और 5×2 10। यहां से रेशियो निकाल सकता हूं मैं 6/5, यानी मेरा आंसर होगा 6:5, ऑप्शन बी। अगर इस क्वेश्चन में मुझसे बी अनुपात ए पूछता तब मेरा आंसर 5/6 होता, ना कि 6/5। तो क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए बी पूछा है या बी ए पूछा है, दोनों में आंसर पलट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल 2017 एमपीएसआई का है। ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात सी दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। देखिए यहां पर दिया क्या है, ए बी और ए सी। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि इस तरह और इस तरह आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके या मल्टीप्लाई करके आप रेशियो निकाल सकते हैं। पर ये कब? जब कॉमन टर्म क्रॉस में अवेलेबल हो। अभी यहां पर नहीं है तो पहले मैं इसे क्रॉस में बना लेता हूं। कैसे? अगर मैं इसको बी अनुपात ए लिखूं और इसे ए अनुपात सी ही रहने दूं तो अब देखिए आप यहां पर आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि जो कॉमन टर्म है वो क्रॉस में आ चुका है ना। और अगर ये क्रॉस में आ चुका है तो अब मैं अपना शॉर्टकट लगा सकता हूं, पर यहां पर बी ए करने में रेशियो भी पलटेगा। तो जो ए बी 2:1 था वो बी ए कितना हो जाएगा? 1:2। इसी प्रकार ए सी को मैंने नहीं बदला तो ये 1:3 ही रहेगा। यहां से मैं मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा। आंसर क्या आएगा? बी ए सी का अनुपात पता चलेगा। बी 1 एकम 1, ए का 2 एकम 2 और सी का 3 दूनी 6। मुझसे ए बी ए सी नहीं पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो जैसा सीक्वेंस पूछा है वैसा लिख देते हैं। ए कितना है 2, बी कितना है 1 और सी कितना है 6। आंसर 2 1 6। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन एमपीएसआई 2017 का अच्छा सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। ठीक है, 5:8 का मतलब क्या होता है कि अगर पहली संख्या के 5 हिस्से हैं तो दूसरी संख्या के 8 हिस्से हैं और उनका अंतर 48 है। तो देखिए हिस्सों में अंतर कितना है? हिस्सों में अंतर 3 का है, जो कि कितने के बराबर? 48। तो अगर 3 बराबर 48 तो 1 की वैल्यू 16। तो मुझसे पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या 5 है, 16 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80। ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे सामने क्या है। 3.6, 6.9, 11.4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। देखिए मैंने आपको चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए क्या बताया था? चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना बताया था। फिर बोला था चतुर्थ है यानी लास्ट वाले में एक्स रख देना। और अब तीनों को
बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिख देंगे। याद आया हो अगर आपको तो हमने कुछ इसी तरीके से पढ़ा था। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। x की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए x के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा 11.4 इंटू 6.9 अपॉन 3.6। ये मैंने क्या किया आपको समझ में आया? मैंने x को उधर ले गया और इसको इधर और इसको इधर ले आया, तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएगी? तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगी 21.85 और आपको ये ऑप्शन कहीं नहीं दिखेगा। बट डोंट वरी, इसके क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इसके सबसे करीब का ऑप्शन कौन सा है? तो आप बोलेंगे 21.9, तो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी आप कभी कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू ना आए पर जो नियरेस्ट वैल्यू हो वो मेरा आंसर हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 और 20 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। वही डायग्राम मैं फिर से बना लेता हूं। तृतीय अनुपात के लिए भी मैं लास्ट में x ही रखता था, पर 10, 20 और वापस 20 रखता था, है ना। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा? x बराबर 20 गुणित 20 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल, 20 दूनी 40 होता है, यानी मेरा आंसर क्या होगा? 40। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा यहां पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने की जगह 3/2 से भाग दे देता है, तो उसे सही उत्तर में 10 कम प्राप्त होता है। वह संख्या क्या थी? देखिए यहां से आपसे क्या बोला गया है कि एक नंबर था x, सपोज उसे करना था गुणा 3/2 से, पर उसने x को भाग दे दिया 3/2 से। ऐसा करने पर क्या हुआ कि जो एक्चुअल आंसर था उससे 10 कम इसे आंसर मिलने लगा। यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें बड़ी संख्या तो ये वाली रही होगी और इन दोनों का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं 10 के बराबर होगा, है ना। जो मैंने इक्वेशन लिखी आपको क्लियर है? मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। क्या बोला उसने बोला एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था, उसे किसी संख्या को 3/2 से गुणा करना था। x कोई संख्या थी, इसे 3/2 से गुणा करना था, पर उसने क्या किया? x को 3/2 से भाग दे दिया। तो यहां पर जो वैल्यू मिलने वाली थी और यहां पर जो वैल्यू मिलने वाली थी, तो यहां वाली वैल्यू पुरानी वैल्यू से 10 कम है, यानी इनको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो क्या मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं? बहुत आराम से निकाल सकता हूं। देखिए यहां से x कॉमन निकाल लीजिए, ये कितना बचेगा? ये बचेगा 3/2 माइनस, यहां पर 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, यहां पर इक्वल्स टू 10। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 6। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 6, ये 3 3 9 और 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 बराबर 10। काटेंगे इसको ये 2 बार में और 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। कुछ लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं। आपको लगेगा कि ऑप्शन से बनाना आसान है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑप्शन से बनाने में फायदा क्या है कि आप ये 2 ऑप्शंस तो पहले ही हटा सकते हैं। कैसे? देखिए किसी संख्या को 3/2 से गुणा किया गया, अब यहां पर मैं इसको 3/2 से गुणा कर दूंगा, पर यही संख्या को जब मैं 3/2 से भाग दूंगा तो 10 को 3/2 से जब मैं भाग दूंगा तो ये 20/3 हो जाएगा, जो कि संख्या दशमलव में आएगी। तो इनका अंतर 10 तो आ ही नहीं सकता, बल्कि समथिंग डेसिमल में ही आएगा। तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो जाता है। तो आंसर जो भी होगा बी और सी में से ही हो सकता था। तो आप हिट एंड ट्राई लगाकर देख सकते थे। अगर 15 हो जाता तो ठीक है, और 15 नहीं होता तो 12 ही आंसर होता। तो हम इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:1 है। अगर उनका योग 72 है तो संख्या का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेना नहीं चाहता, पर आप ही की डिमांड है कि रेलवे के क्वेश्चंस लीजिए तो लीजिए। रेलवे का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना। देखिए 3:1 पर 2 नंबर है, उसने बोला दोनों का योग 72 है, तो यहाँ पर 4 जो है वो कितने के बराबर? 72 के बराबर है। फिर उसने बोला दोनों संख्याओं का अंतर, देखिए अंतर कितना हिस्सा है? 2 हिस्सा है। अगर 4 की वैल्यू 72 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? जस्ट आधा कर देंगे, 36 होगी, यानी ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी 2016, बहुत अच्छा सवाल है ये। 3,740 रुपए
ए बी सी के बीच बांटे गए कुछ इस प्रकार की ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/6। तो ए बी सी को प्राप्त धनराशि ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको गोल्डन रूल याद है? मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था। गोल्डन रूल क्या था? मैंने आपको बोला था कि अगर a/x बराबर b/y बराबर c/z लिखा है तो यहां से हम a रेशियो b रेशियो c डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होगा? x रेशियो y रेशियो z। ये गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था। इसी चीज का यहाँ पर अप्लाई करें तो देखिए, क्या मैं इसको a/2 लिख सकता हूँ? a कम a होता है तो ये a/2 है, ये b/3 है और ये c/6 है। तो ए बी सी का रेशियो मैं यहाँ से सीधा कितना निकाल सकता हूँ? ए बी सी का मैं यहाँ से डायरेक्ट रेशियो निकाल सकता हूँ। कितना होगा? ये होगा 2:3:6। अब टोटल अगर मैं देखूंगा तो ये कितना आता है? 11, है ना? 6 3 9 2 11। यहाँ पर टोटल कितना है? 3740। तो अगर 11 बराबर 3740 तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू होगी 340। और अगर एक की वैल्यू 340 तो बताइए एक की यानी दो हिस्सों की वैल्यू कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 680। तीन की वैल्यू कितनी होगी? तीन की वैल्यू होगी 1020। 6 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 2040। वैसे अगर आपने ए निकाल लिया था तो आप ऑप्शंस पर देख सकते थे ए की वैल्यू 640 केवल ऑप्शन सी में ही है। यानी आंसर मेरा कितना होगा? 680 होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। गोल्डन रूल याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा रूल है, काफी काम आने वाला है आगे भी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 एनटीपीसी 2016। अगेन एक बहुत अच्छा सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या है। बक्से में 5 पैसा और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं जिनकी कुल कीमत 7 रुपए है। 5 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? चलिए इसको याद रखिए। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास 5 पैसा और 10 पैसा है तो यहां पर दो ही चीज हो सकती हैं। एक होता है नंबर और एक होती है वैल्यू। तो देखिए नंबर का मुझे नहीं पता, इतना पता है टोटल कितना है? 90 कॉइन्स है ना? और यहां पर वैल्यू कितनी है? तो टोटल 7 रुपए है। तो चलिए अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि अगर ये x है तो ये कितना होगा? तो ये 90 माइनस x होगा, है कि नहीं? अगर 5 पैसे के सिक्कों की संख्या x है तो 10 पैसे को कितनी होगी? टोटल 90 था तो 90 माइनस x। यहां से वैल्यू निकालूंगा तो मुझे बताइए 1 रुपए बनाने के लिए 5 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? तो आप बोलेंगे 20 सिक्के। तो मैं यहां से इसको x/20 लिखूंगा और यहां पर 90 माइनस x, 10 पैसा को 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 10 सिक्के चाहिए। तो मैं इसे डिवाइड कितने से करूंगा? 10 से। अब ये मुझे वैल्यू पता चल चुकी है और दोनों की टोटल वैल्यू कितनी है? 7। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 20। तो ये हो जाएगा x प्लस, जैसे यहाँ पर 20 लूंगा एलसीएम तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2x/20 बराबर 7। यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस x इक्वल्स टू 140। x 140 को इधर ले आए, 180 को उधर कर दें या x को उधर कर दें तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे कितनी मिली? 40। और अगर जैसे ही x की वैल्यू मुझे 40 मिली तो 5 पैसे के कितने सिक्के थे? x ही तो थे, यानी टोटल 5 पैसे कितने सिक्के थे? 40। अगर मैं मुझसे पूछता 10 पैसे के तो फिर मैं बोलता 90 माइनस x यानी 90 माइनस 40 तो 50 होते। तो यहाँ पर मुझे 5 पैसे का पूछा था, यानी ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। कैलकुलेशन अगर आपने सही की तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 84,000 रुपीज ए बी सी के बीच बांटे गए कुछ इस प्रकार की ए के प्रत्येक 1 रुपए पर बी को 90 पैसा प्राप्त होता है और बी के प्रत्येक 1 रुपए पर सी को 100 पैसा प्राप्त होता है। बी को कितने रुपए मिलेंगे? चलिए देख लेते हैं बी को कितने रुपए मिलेंगे। जो बोला है पहले उसको मैं लिख लेता हूं। क्या बोला है कि ए को जब भी 1 रुपए मिलेंगे तो बी को 90 पैसा मिलेगा। देखिए अब दोनों की यूनिट अलग है ना, तो पहले यूनिट सेम कर लेते हैं। 1 रुपए का मतलब कितना पैसा होता है? 100 पैसा। यानी ए को जब जब 100 पैसा मिलेगा बी को 90 पैसा मिलेगा।
यानी यहां से अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो रेशियो कितना आएगा 10:9। वहीं बी और सी की अगर मैं बात करूं तो मुझसे बोला गया है कि बी को जब जब 1 रुपए मिलेगा तब तब सी को 100 पैसा मिलेगा। अगेन यूनिट अलग है तो यूनिट सेम कर लेते हैं। 1 रुपए का मतलब 100 पैसा और 100 पैसे का मतलब तो 100 पैसा है ही, यानी यहां से रेशियो कितना निकलेगा 1:1। तो मुझे पता है ए बी का रेशियो, मुझे पता है बी सी का रेशियो, दोनों कॉमन टर्म क्रॉस में है तो मैं यहां से किसका रेशियो निकाल सकता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी का। कितना आएगा 10:9:9। तो देखिए ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 10:9:9। तो अब टोटल यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 28 हिस्से हैं। ए को 10 हिस्सा मिलेगा, बी को 9 हिस्सा मिलेगा, सी को भी 9 हिस्सा मिलेगा। तो टोटल कितने हिस्से 28। टोटल रुपए कितने 84,000, यानी 28 की वैल्यू 84,000 के बराबर, तो एक की वैल्यू 3,000 के बराबर। और अगर एक की वैल्यू 3,000 के बराबर तो 9 की वैल्यू इजीली हम बता सकते हैं 9 तिया 27,000, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 27,000 होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, 1620 रुपए 3 भागों के बीच बांटे गए। कुछ इस प्रकार की दूसरे भाई का हिस्सा बाकी दोनों के योग का 5/13 हिस्सा है। अब देखिए यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मेरे पास 3 भाई हैं ए बी और सी, इसमें दूसरा भाई अगर बी है तो उसके लिए बोला है कि जो बी का हिस्सा है ये कितना है, ये दोनों के यानी ए और सी के जो भी टोटल है, ए और सी का जो भी टोटल है उसका कितना हिस्सा है, उसका 5/13 हिस्सा है। बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरे भाई को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलिए बी की वैल्यू उसने पूछा है, कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं B/A+C की वैल्यू मुझे पता है 5/13, यानी बी को अगर 5 मिलेगा तो ए और सी को 13 मिलेगा। तो टोटल अगर मैं निकालने की कोशिश करूं ए बी सी टोटल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 18 होगा। बोलिए क्लियर है। ए और सी तो पहले से ही जुड़े हुए थे, उसमें मैंने बी को भी जोड़ दिया तो 13 और 5 तीनों का योग हो गया 18, यानी टोटल 18 हिस्से होने चाहिए। यहाँ टोटल कितने रुपए हैं, तो आप बोलेंगे 1620। अगर 18 की वैल्यू 1620 रुपए तो एक हिस्सा या एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से हमें पता चलेगा एक की वैल्यू आएगी 90। कैसे आएगी, 18 से भाग दे देंगे। ठीक है, एक की वैल्यू अगर मुझे 90 पता चल गई तो अब उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने मुझसे दूसरे भाई की वैल्यू पूछी, यानी बी की वैल्यू पूछी। और बी तो मैं यहां से डायरेक्टली निकाल सकता हूं 90 पंजे, 90 का गुणा करेंगे 90 पंजे 45 और 1 0 यानी 450। ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। हाँ, अगर वो मुझसे ए की वैल्यू पूछता, केवल ए की, तो मैं नहीं बता पाता। सिर्फ सी की पूछता तो भी मैं नहीं बता पाता। अगर वो ए और सी की टोटल पूछता तब मैं बता सकता था कि हाँ इसको उठाकर 90 से गुणा करना है और यही मेरा आंसर होगा। पर उसने बी की पूछा था तो मैंने सिर्फ बी निकाल लिया, बहुत इजीली निकल गया। इंडिविजुअली ए और सी की निकालना पॉसिबल नहीं था इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जामिल के बीच कुछ इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि 22 रुपए, 35 रुपए और 48 उनके शेयर में से क्रमशः कम कर दिया जाए तो उनके शेयर रकम 7:10:13 में होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि 22, 35 और 48 रुपए कम करने के बाद ये अनुपात आया है, तो इस बात का ध्यान रखें के अनुपात में होंगे। ठीक है, यदि उनके मूल शेयर में क्रमशः 16, 77 और 37 रुपए जोड़ा गया तो अब नया अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है कि 15,525 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया। कौन कौन ये 3 लोग, सुनील, अनिल और जामिल। कैसे बांटा गया, कुछ इस प्रकार बांटा गया कि पहले तो इनमें से 22, 35 और 48 रुपए कम किए गए और कम करने के बाद जो अनुपात मिला वो कितना था, वो था 7:10:13। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल हिस्से देखूं तो यहाँ पर टोटल हिस्से कितने मिलेंगे,
30। तो क्या ये 30 जो है ये 15,525 के बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसे कम भी किए गए थे। तो चलो पहले इनको कम कर देते हैं। ये टोटल कितना है? देखिए 22, 35 और 48, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22, 35 और 105। 105 रुपए कम करने हैं। तो चलिए इसमें से 105 घटा देते हैं। कितना आएगा? ये आएगा 15,420 रुपए। बोलिए क्लियर है? समझ में आया आपको? ये कितना आएगा? 15,420 रुपए। तो अब 30 की वैल्यू अगर 15,420 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? आप सिंपली इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 30 से। 0 कैंसिल कर लेना। 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा 514। अब जैसे ही मुझे एक हिस्से की वैल्यू 514 मिली, तो अब मैं बता सकता हूँ कि 7 हिस्सों की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें सिंपल 514 का गुणा करेंगे, कितना आने वाला है? ये आएगा 3598। 10 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? तो देखिए 5140। और 13 हिस्सों के हिसाब से कितना आने वाला है? ये आएगा 6682। पर ये जो पैसा है ये कब मिला उन्हें? ये उन्हें तब मिला जब 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए कम कर दिए गए थे। तो क्या ये इनके एक्चुअल शेयर है? नहीं है। मुझे इनमें 22 और यहाँ कितना 35 और यहाँ कितना 48 रुपए जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद मुझे इनका एक्चुअल शेयर मिलेगा। और उसके बाद भी आंसर नहीं आएगा। उसके बाद मुझे इनको वापस 16, 77 और 37 रुपए और जोड़ने हैं। तो इनको भी यहीं जोड़ लेता हूं। 16, 77, 77 और 37, 37 सबको जोड़ने के बाद अब मुझे इनका अनुपात बताना है। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। कितना आएगा? इनको जोड़ने पर आएगा 36, 36। इसको जोड़ने पर आएगा 52, 52। बहुत यूनिक नंबर आ रहे हैं। और इनको जोड़ने पर आएगा 67, 67। तो अब मुझे इनका अनुपात निकालना है। तो देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे? जो कैंसिल है, जो कॉमन है, उसको कैंसिल कर देते हैं। यहां पर अगर मैं कॉमन टर्म देखूं तो 101 से ही सभी कैंसिल हो जाएंगे। कभी भी आपके सामने 4 अंकों का ऐसा कोई नंबर आए जहां पर 2-2 डिजिट रिपीट हो रहे हो, तो याद रखिएगा 101 से वो डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो इसको अगर मैं 101 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? तो ये आएगा 36 टाइम्स में। ये कितने बार में? तो ये 52 टाइम्स में। और ये 67 टाइम्स में। और ये फर्दर आगे नहीं कटेगा। यानी मेरा आंसर क्या होगा? 36, 52, 67। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। एक छोटा सा बेसिक नॉलेज होना आप चाहिए आपको कि कौन सा नंबर कहाँ से कटेगा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। कैलकुलेटिव है, हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल हमारे सामने क्या बोला है? अगला सवाल है 126 रुपए प्रति किलो की चाय और 135 रुपए प्रति किलो की चाय को 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म की चाय के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण 153 प्रति किलो मूल का है तो तीसरी किस्म की चाय की कीमत ज्ञात करें। पर केजी आपको निकालना है, कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको समझ में आ रहा है ये बात कि आपके पास 3 प्रकार की चाय पत्ती हैं। पहली का रेट क्या है? 126 रुपए पर केजी। दूसरी का रेट क्या है? 135 रुपीज पर केजी। और तीसरी का रेट क्या है? नहीं पता, पर केजी। इनको आपको किस अनुपात में मिलाना है? 1:1:2 के अनुपात में मिलाना है। बोलिए क्लियर है? टोटल जो बनेगा वो कितने का बनेगा? 153 पर केजी का बनेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको ऐसा समझ लेते हैं। अगर मैं इसका 1 किलो लूं, इसका 1 किलो लूं और इसका 2 किलो लूं, इसी रेशियो में मिलाना है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो देखिए अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 1 किलो कितने का आएगा? ये 126 रुपए का ही आएगा। ये दूसरा वाला 1 किलो कितने का आएगा? तो ये 135 रुपए का आएगा। और तीसरा वाला 2 किलो कितना आएगा? तो ये 2x का आएगा। और ऐसा करने पर मुझे टोटल कीमत मिली कितने किलो की? तो देखिए 1 किलो, 1 किलो और 2 किलो, टोटल 4 किलो। यानी आपको इसको कितने से डिवाइड करना है? 4 से। और ऐसा करने पर आपको पर केजी जो चाहिए वो कितना चाहिए? आपको चाहिए 153 की, यानी 153 रुपीज पर केजी। तो बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर ऐड करके माइनस करके x की वैल्यू निकल जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा? 6, 5, 11, 1 कैरी 6, 2, 261 प्लस 2x
अपॉन 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 600 612 ये हो जाएगा। इसको यहाँ पर माइनस कर लेना, 2x इक्वल्स टू 612 माइनस 261 कितना आएगा देखिए, तो ये कैंसिल होगा, 1 5 और ये 3। 2x की वैल्यू 351 है तो x की कितनी होगी 351 अपॉन 2, आंसर होगा 175.5। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए यहाँ तक की अगर आपको बात समझ में आ गई है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 15 सदस्य वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए चावल की समान मात्रा आवश्यक है। एक तरीके से बोल रहा है एक फैमिली में 15 लोग हैं और सब सेम क्वांटिटी ऑफ राइस खाते हैं। अगर एक आदमी 100 ग्राम राइस खाता है तो बाकी सब भी 100 ग्राम ही खाएंगे। चलिए, किसी विशेष दिन पर परिवार के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण चावल की खपत 5:3 के अनुपात में कम हो गई थी। यहाँ 15 लोग में से कुछ लोग एब्सेंट हो गए, कुछ एक्स लोग एब्सेंट हो गए, गायब हो गए, तो मुझसे बोला है कि जो खपत थी वो 5:3 से कम हो गई। यानी पहले अगर 5 लोग का हिसाब था तो अब पहले अगर 5 लोग थे तो अब कितना हो गया 3, या पहले अगर 5 किलो खाते थे तो अब कितने किलो खाते हैं 3 किलो खाते हैं। तो चलिए, उस दिन अनुपस्थित सदस्य कितने थे, तो बेसिकली आपको ये निकालना है कि एब्सेंट कितने थे। चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको यहाँ पर समझिएगा। 15 लोग थे और अगर वो 5 खाते थे, ऐसे ही समझिएगा, 15 लोग 5 खाते थे तो कितने लोग 9 खाएंगे। देखिए यहाँ से कितने गुना हुआ, यहाँ से समझिएगा कि ये अगर मैं ऐसा देखूं तो ये कितने गुना हुआ 3 गुना हुआ, तो इसको भी यहाँ से कितने गुना होना होगा, तो ये 3 गुना ही होना होगा। तो 3 दिया 9, यानी उस दिन कितने उपस्थित थे 9 लोग। 15 में से 9 उपस्थित थे तो गायब कितने हुए 6 गायब हुए। ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा था और सिंपल सॉल्व हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 2 स्टेशनों के बीच पहली और दूसरी श्रेणी की ट्रेन के किराए का अनुपात 3:1 है और पहली और दूसरी श्रेणी के 2 स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:50 है। तो देखिए आपको 2 यहाँ पर चीज दी गई है। पहला तो ट्रेन की आपके पास 2 क्लास है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, है ना। यहाँ पर आपको एक बताया गया है किराया कितना या फेयर कितना बताया गया है, तो आपको किराया बताया गया है 3:1 में है। यानी फर्स्ट क्लास वाले को अगर 3 देना है तो सेकंड क्लास वाले को 1 देना है। फिर उससे बोला है कि संख्या यानी नंबर कितने हैं, कितने लोग यात्रा करते हैं, तो ये करते हैं 1:50 में। बोलिए क्लियर है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यदि किसी विशेष दिन पर 1325 रुपए दोनों स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से एकत्र किया जाता है, फिर दूसरी श्रेणी की यात्रियों से एकत्र की गई धनराशि कितनी होगी। देखिए आपको टोटल यहाँ पर पता है कितना रुपए प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त हुआ है 1325 रुपए। अब जरा यहाँ पर समझिएगा कि अगर किराया यहाँ पर 3 रुपए था तो एक ही आदमी ने ट्रेवल किया तो यहाँ पर टोटल इसको कितना रुपए मिलेगा 3 रुपए। यहाँ पर सेकंड क्लास में किराया 1 रुपए था पर 50 लोगों ने ट्रेवल किया तो टोटल कितना मिलेगा 50 रुपए। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी धनराशि इकट्ठी की गई वो 3:50 में होगी। कैसे, 3 रुपए के हिसाब से एक आदमी तो 3 रुपए ही मिलेगा और 1 रुपए के हिसाब से 50 आदमी तो 50 रुपए मिलेंगे। तो टोटल आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो आप बोलेंगे सर टोटल तो 53 यानी 53 रुपीज मिलेंगे। और टोटल मिले कितने, तो टोटल आपको मिले हैं 1325 रुपए। यानी मैं बोल सकता हूं कि मेरा 53 1325 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 25 के बराबर। और अगर 1 की वैल्यू 25 के बराबर तो मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया दूसरी श्रेणी के यात्रियों से एकत्र की गई धनराशि, यानी इस राशि के बारे में पूछा गया। कैसे निकालेंगे, सिंपल 25 का मल्टीप्लाई कर दे, 25 पंचे 125 और 1 0 लगाना है यानी 1250 रुपए। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है,
श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 है। बहुत अच्छी बात है। देखिए अब मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ कि अगर मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता का वजन 7:8 में है और टोटल 120 kg है, तो मैं इजीली यहाँ से बताइए निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। 7 और 8 कितना हो जाएगा बताइए। ये हो गया 15। अगर 120 के बराबर तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले 5 से काट लेना 3 बार में, 5 से काट लेना 24 बार में, ये हो जाएगा 1 की वैल्यू 8। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। फिर उसने बोला डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमान गुप्ता या श्री गुप्ता जी ने 6 किलो वजन कम कर दिया। तो अगर इनने 6 किलो वजन कम कर दिया तो ये कितने पर आ गए, ये 50 किलो पर आ गए। उनके वजन के बीच मतलब बेसिकली उनके वजन के बीच 5:7 में बदल जाता है श्रीमती गुप्ता ने कितना वजन घटाया था। देखिए अब इनका रेशियो 5:6 हो चुका है। 5 की वैल्यू 50 तो 6 की वैल्यू 60। तो अब श्रीमती गुप्ता जी ने कितना किलो वजन कम कर दिया, 4 किलो। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर होना था उनके बीच वजन का अनुपात, उनके बीच वजन का अनुपात 5:6 है। तो यहाँ पर श्रीमती गुप्ता जी ने कितना किलो वजन कम किया, 4 किलो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच विभाजित होने के लिए 8,600 रुपए छोड़ता है। ठीक है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त होता है तो प्रत्येक बेटी को कितनी धनराशि प्राप्त होता है। चलिए होती है बेसिकली। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, पहले एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने रुपए हैं। तो देखिए 8,600 रुपए टोटल हैं, जिसको आपको किन किन लोगों के बीच बांटना है। तो देखिए 3 प्रकार के लोग हैं। कुछ सन हैं यानी बेटे हैं, कुछ डॉटर हैं यानी बेटियां हैं, और कुछ नेफ्यू हैं यानी भतीजे हैं। कितने बेटे हैं, तो देखिए बेटों की संख्या 5 है, बेटियां कितनी हैं 4 हैं, और भतीजे कितने हैं तो 2 हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसकी नेक्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे क्वेश्चन की। क्या बोला गया है, प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे समझें कि अगर भतीजे को 1 रुपए प्राप्त होता है तो बेटी को 4 रुपए प्राप्त होता है। सेम चीज आगे बोली गई कि प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, यानी अगेन इसको 1 रुपए मिलेगा तो इसको 5 रुपए मिलेगा। तो देखिए एक प्रकार से हमारे पास रेशियो आ गया, किसको कितना मिलना है। भतीजे को 1 रुपए मिलेगा तो बेटी को 4 रुपए मिलेगा, और भतीजे को 1 रुपए मिलेगा तो बेटे को 5 रुपए मिलेगा। यानी अब मैं बोल सकता हूं कि बेटे को 5 रुपए मिलेगा, बेटी को 4 रुपए मिलेगा और भतीजे को 1 रुपए मिलेगा। पर ये जो 5, 4, 1 है ये एक इंसान के लिए है, यानी एक बेटे को 5 मिलेगा, एक बेटी को या प्रत्येक बेटी को 4 मिलेगा और प्रत्येक भतीजे को 1 मिलेगा। पर बेटे हैं कितने, तो देखिए 5 हैं, तो 5 लोगों को 5-5 देना है। तो टोटल कितना देना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको 25 देना है। यानी बेटों को अगर मैं देखूं तो टोटल बेटों को कितना देना है, 25 देना है। इसी प्रकार बेटियों की बात करूं तो 4 बेटियां हैं, सबको 4-4 देना है, यानी टोटल कितना देना है, 16 इनको देना है। इसी प्रकार 2 भांजे हैं, सबको 1-1 देना है, तो टोटल कितना देना है, 2 देना है। तो बेटे, बेटियां और भांजे के बीच जो पैसा बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, 25, 16 और 2 के अनुपात में। यानी ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो जाएगा 43। अब देखिए ये टोटल बटना था, पर टोटल है कितना, 8600 यानी 43। अगर 8600 के बराबर तो 1 की वैल्यू 200, और अगर 1 की वैल्यू 200 तो 25 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 25 दूनी 50 और 2 0। इसी प्रकार 16 दूनी 32 और 2 0, और 2 दूनी 4 और 2 0। यानी 5 बेटों में 5,000 रुपए जाएंगे, 4 बेटियों में 3200 रुपए जाएंगे, और 2 भतीजों में 400 रुपए जाएंगे। क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है प्रत्येक बेटी को, देखिए 4 बेटियों में 3200 रुपए, तो एक बेटी को कितना जाएगा। अगर मैं इसको सिंपली 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आता है,
8 आता है 800, यानी प्रत्येक बेटी को 800 रुपए मिलेगा। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। हाँ, अगर यहीं पर मुझसे पूछता बताइए कि प्रत्येक बेटे को कितना मिलेगा, तो 5000 को मैं वापस 5 से भाग देता तो प्रत्येक बेटे को 1000 रुपए मिलता। इसी प्रकार प्रत्येक भांजे को कितना मिलेगा, तो इसको मैं 2 से भाग दूंगा तो 400 रुपए मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, SSC 2000 में पूछा हुआ है। बहुत सारे लोग इसको डाउट में भी लेकर आते हैं, तो मेरे ख्याल से आज के बाद इस क्वेश्चन पे तो डाउट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनकी गति 4:3:5 के अनुपात में है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। चलिए ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं एक चीज बहुत अच्छी है कि जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी दूरी कितने के बराबर होती है, चाल गुणित समय के, है ना। अब देखिए इन तीनों कंडीशंस में दूरी सेम है, और दूरी सेम होने का मतलब क्या होगा कि जो चाल है वो क्या आएगी, वो आएगी दूरी बटे समय। या मैं ऐसा बोलूं कि जो समय है वो क्या आएगा, वो आएगा दूरी बटे चाल, है ना। तो यहां पर हमें एक बेसिक इतनी जानकारी पता है। अब देखिए इस जानकारी को मैं इस क्वेश्चन में कैसे यूज करता हूं, समझते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए दूरी तो सबकी बराबर है ना। दूरी तो सबको उतना ही जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान। अगर पॉइंट ए से चालू है तो ये पॉइंट बी तक जाएंगे, तीनों की तीनों इसी हिसाब से जाएंगे। तो देखिए पहले वाले को समय कितना लगेगा, पहले वाले का समय अगर मैं फर्स्ट वाले का समय निकालूं तो कितना आएगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा क्या, चाल। तो दूरी कितनी है नहीं पता, डी ही मान लेते हैं। चाल कितनी है, तो देखिए पहले वाले की चाल मैं इसको ऐसा 4 ही मान लेता हूं। इसी प्रकार दूसरे वाले का समय कितना होगा, तो देखिए दूसरे वाले का समय अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, दूसरे वाले का समय आएगा दूरी बटा, इस बार इसकी चाल कितनी है 3, और तीसरे वाले का समय कितना लगेगा, तीसरे वाले का समय d बटा 5। अब मुझे इनके समय का अनुपात निकालना है, यानी पहले वाले का समय अनुपात दूसरे वाले का समय अनुपात तीसरे वाले का समय। कैसे निकालेंगे देखिए, तो ये आएगा d बटा 4 अनुपात d बटा 3 अनुपात d बटा 5। डी 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 तीनों में कॉमन था, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 बटा 4 अनुपात 1 बटा 3 अनुपात 1 बटा 5। कैसे सॉल्व करना है, हम सभी को पता है एलसीएम लेते हैं। इस टाइम पे हम एलसीएम कितना आएगा बताइए, 4 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 12, 5 60, 60 एलसीएम आएगा। तो एलसीएम 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 15 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 20 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 12 का, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60, 60 60 60 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 15 अनुपात 20 अनुपात 12, और यही इनके समय का अनुपात होगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सिंपल था, इजी था, बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए के 4 शर्ट और ब्रांड बी के कुछ शर्ट का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक शर्ट की कीमत ब्रांड बी से दोगुनी थी। जब आदेश पर अमल किया गया तो पाया गया कि दोनों ब्रांड की संख्या आपस में बदल गई है। इससे बिल में 40% की वृद्धि हुई। मूल क्रम में ब्रांड ए ब्रांड बी शर्ट की संख्या का अनुपात था, क्या था, आपको ये निकालना है। चलिए जो कंडीशन दी हुई है उसको लिख लेते हैं। पहले ए और बी 2 प्रकार की शर्ट है। मुझे बोला गया है कि ए की 4 शर्ट मंगानी है और बी की सपोज एक शर्ट मंगानी है। इसके बाद मुझसे बोला गया कि कीमत के बारे में कुछ बोला गया। मैं कीमत के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, पर पहले मुझे ये बताइए संख्या बदलने का मतलब क्या होता है। देखिए ऑर्डर ये किया गया था, पर हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये ऑर्डर किया गया तब यहां पर ये संख्या x हो गई और ये संख्या y हो गई, है ना, ऐसे ही हुआ। तो अब मैं बोल सकता हूं कि पहले अगर ऑर्डर पर 4 A थी तो अब x A हो गई हैं, और पहले अगर x B थी तो अब 4 B हो गई हैं। कीमत के बारे में बोला गया है कि A की कीमत B से दुगनी है। दुगनी होने का क्या मतलब, ये अगर 1 रुपए की मिल रही होगी तो ये 2 रुपए की मिल रही होगी, यानी यहाँ पर भी 1 रुपए का ही होगा और ये 2 रुपए का ही होगा। देखिए संख्या में एक्सचेंज हुआ था,
4 का x हो गया था, x का 4 हो गया था, पर रुपीज में यानी कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ था। तो ए की शर्ट अभी भी 2 रुपए की ही मिलेगी और बी की शर्ट अभी भी 1 रुपए की मिलेगी। फिर हुआ क्या, फिर बोला ये गया कि इसकी जो टोटल कीमत है और इसकी जो टोटल कीमत है, इन दोनों में 40% का फर्क आ गया। कैसे? 40% बढ़ गया, यानी अगर पहले ये 100 था तो अब ये कितना हो जाएगा, 140। मेरे पास 2 इक्वेशन है, मैं इसका रेशियो निकाल देता हूं। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। बोलिए क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब मैं इसकी इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर देता हूं, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। 4 दूनी 8 प्लस एक्स बटे, यहां पर देखिए 2x प्लस 4, ये 2x प्लस 4 इक्वल्स टू ये 5 बटे 7, ये 5 बटे 7। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? यहां से गुणा करें, 56 प्लस 7x इक्वल्स टू 10x प्लस 20। x को एक तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 36, यानी x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 12। तो मुझे किसका रेशियो निकालना था, ब्रांड ए और बी का। ब्रांड ए की शर्ट कितनी थी, 4, ब्रांड बी की कितनी थी, 12। रेशियो आएगा 1:3, यानी ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। एसएससी 2014 में पूछा हुआ है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस मुझे रेलवे के एग्जाम्स में, एनटीपीसी बोल लीजिए, एएलपी बोल लीजिए, या फिर मैं आपको स्टेट एग्जाम्स बोल दूं, एसआई के एग्जाम्स, कंटिन्यूसली मुझे इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलते रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक पुलिस वाला चोर का पीछा करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो पुलिसकर्मी 8 कदम चलता है। तो मेरे पास 2 कैरेक्टर हैं, एक है पुलिस और दूसरा है चोर। क्या बोला गया, जब चोर 10 कदम चलेगा, यानी चोर का 10 कदम, देखिए 10 कदम किसका, चोर का, तो पुलिस कितना चलेगा, 8 कदम, यानी 8 कदम किसका, पुलिस का। कुछ इस तरीके की बात की गई है। फिर क्या बोला है, पुलिसकर्मी के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं। किसके 5 कदम किसके 7 कदम के बराबर हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं पुलिसकर्मी के हिसाब से देखूं तो पुलिसकर्मी के 5 कदम कितने के बराबर है, 7 कदम के बराबर है, किसके, चोर के। तो देखिए पुलिस वाले ने चला कितना, 8 कदम। तो क्या मैं यहां से 8 कदम की वैल्यू निकाल सकता हूं, 5 से भाग दे दूंगा, 7/5 इंटू 8, ये किसका आ गया, ये आ गया किसकी वैल्यू, 8 कदम की। पुलिस के 8 कदम चोर के कितने के बराबर होंगे, यहां से मैं लिख सकता हूं 856, 56/5 किसका, चोर का। अब देखिए आपको क्या करना है, आपने पुलिस के 8 कदम की वैल्यू चोर के टर्म्स में निकाली है, तो इस वैल्यू को उठाकर सिंपल यहां पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 56 चोर/5 और रेशियो 10 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेशियो निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 56 चोर रेशियो 50, तो रेशियो कितना निकल कर आएगा, 2 से काट लेंगे, 28:25। ये हो गया पुलिस और चोर का रेशियो, यानी ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्या किया मैंने, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने दोनों को या तो पुलिस के टर्म्स में निकाल लो या दोनों को चोर के टर्म्स में निकाल लो, ताकि वो कैंसिल आउट होने में इजी रहे। इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा, ये भी चोर आपस में कैंसिल हो गए। एक पुलिस एक चोर था तो मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को या तो चोर के टर्म्स में निकाल लिया या मैं दोनों को पुलिस के टर्म्स में निकाल लूंगा। अब इसको अगर मैं आपको पुलिस के टर्म्स में निकाल के बताऊं तो कैसे, देखना मैं यहाँ पर कुछ रब कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दूसरे तरीके से भी बन सकता है, यानी अदर साइड ट्रांसपोर्ट करके भी मैं ये कर सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, मुझसे क्या बोला गया था, किसके कितने कदम किसके बराबर हैं। तो देखिए 5 कदम पुलिस के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, यानी यहां से अगर मैं देखूं तो चोर का 7 कदम किसका, चोर का, किसके बराबर है, 5 कदम किसके, पुलिस के बराबर है। तो यहां से देखिए इसने चला तो 10 है ना, तो मैं यहां से 10 की वैल्यू निकालता हूं। पहले 1 कदम की वैल्यू कितनी निकालूंगा, 5/7, तो 10 की वैल्यू कितनी निकालूंगा, इधर 10 का गुणा कर दूंगा, कितना आएगा 50/7, ये किसका, पुलिस का। अब देखिए चोर का 10 कदम पुलिस के 50/7 कदम के बराबर है, तो मैं वैल्यू यहां पर रख दूंगा 8 पुलिस अनुपात ये कितना रखूंगा, 50/7। पुलिस से पुलिस कैंसिल, इसको यहां गुणा कर लेंगे, यह आ जाएगा 56/50, रेशियो काट लेंगे 28:25। देखिए दोनों तरफ से सेम आंसर आता है, तो या तो आप दोनों को पुलिस में कन्वर्ट कर लें या दोनों को चोर में कन्वर्ट कर लें, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात 6:1 है। देखिए पास और फेल, स्कूल में पास और फेल होता है, तो यहाँ पर अनुपात क्या है 6:1। अब देखिए यदि 6 विद्यार्थी सफल हुए होते और सफल हुए होते तो 9:1 होता। अब यहाँ पर ये पहले का था, वो बोल रहा है कि अगर 9 और सफल हो जाते, और सफल होने का मतलब ये जो फेल वाले हैं इसमें से 9 पास हो जाते, इसमें से 9 पास हो जाते तो अनुपात क्या हो जाता 9:1 हो जाता। कब हो जाता, जब फेल में से 6 कम हो जाते और पास के पास 6 बढ़ जाते। क्या बोला मैंने, पहले रेशियो था 6:1, बाद में हो जाता 9:1। कब, जब 6 यहाँ पर 6 कम हो जाते और वो 6 यहाँ पर बढ़ जाते। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिए परीक्षा में कुल संख्या कितनी थी, देखिए ये यहाँ पर टोटल की वैल्यू मुझे निकालनी है। टोटल कितना होगा, 6 और 1 7 का टोटल होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद आ रहा है आपको, मैंने कई बार बता दिया। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 6 कम 6, 9 कम 9, दोनों का अंतर कितना होगा 3। यानी मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो कितने पार्ट की मिलेगी, 3 पार्ट की मिलेगी। कहाँ से, तो मिलेगी इनके क्रॉस मल्टीप्लाई के माइनस करने पर। अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो 9 6 54 प्लस 6 1 6, यानी 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो 1 पार्ट की वैल्यू 20, 1 पार्ट की वैल्यू 20, तो 7 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। और यही तो थे मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ऑप्शन ए विल बी माय करेक्ट आंसर। जिनको डाउट है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, प्लीज कंसेप्ट वीडियो देखिए, वहां पर मैंने आपको ये समझाया हुआ है। ऊपर वाला रेशियो वो रखेंगे जिसका हमको वैल्यू चाहिए, दूसरा रेशियो नीचे वाला होगा, और जो भी कम ज्यादा हुआ होगा संख्या में उसको हम सबसे नीचे रखते हैं, और उसके बाद हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी और इसकी या दोनों की इकट्ठी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी 2017 में पूछा हुआ। मैं जैसा बता रहा हूं अगर आप वैसा करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सेकंड का है, बिल्कुल सेकंड्स का क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। एक सेना चयन प्रक्रिया में चयनित व अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 है। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही फेल और पास वाली बात हो रही है, पास और फेल रेशियो क्या है 4:1। क्या बोला गया, यदि 90 से कम ने आवेदन किया होता, 20 कम का चयन किया गया था। अगर 90 कम होते यानी टोटल में बेसिकली 90 माइनस करता, तो जो पास वाले हैं उसमें कितने कम हो जाते 20 कम हो जाते। तो चयनित व अचयनित का अनुपात 5:1 होता, यानी तब ये रेशियो 5:1 होता। प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था का मतलब पहले वाला पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर समझिएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूं मैं लगाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर जिस तरीके से लगाऊंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए यहाँ पर टोटल में 90 कम किया गया और यहाँ पर पास में 20 कम किया गया है ना। तो एक बात समझिए, अगर मैं रेशियो टोटल और पास का ही लिख लूं तो कैसा रहे, यानी देखिए पास कितने हुए 4, फेल कितने हुए 1, तो टोटल कितने रहे होंगे 5। यहाँ दूसरे वाले में पास कितने हुए 5, फेल कितने हुए 1, तो टोटल कितने रहे होंगे 6। अब यहां पर सुनिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रेशियो टोटल और पास का। टोटल कितने थे, पहले 5 थे जिसमें से पास कितने हुए 4 थे, दूसरी बार में टोटल कितने थे 6 थे, पास कितने हुए 5 हुए। अब यहां पर समझिएगा टोटल में कितने कम हुए थे, तो देखिए 90 कम हुए थे, तो यहां पर लिख दूंगा -90। हालांकि -90 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह कम ही हुए हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं। फिर पास में कितने कम हो गए, तो 20 कम हो गए, तो देखिए -20। मैंने आपको बताया जब दोनों जगह कम हो या दोनों जगह बढ़े तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये रहा। अब देखिए मुझे यहाँ से डायरेक्टली जो 1 पार्ट की वैल्यू मिलेगी वो 5 के लिए मिलेगी, तो मैं डायरेक्ट 5 पार्ट की वैल्यू बताकर टोटल बता सकता हूँ। अब देखिए करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 पंजे 25, 6 चौका 24, 24 और 25 का अंतर 1, यानी मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी 1 पार्ट की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 और 0 तो 120, और ये हो गया 9 पंजे 45 और 0 450। तो 450 में से मुझे घटाना है 120, कितना आएगा, ये आ जाएगा 330। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 330, तो टोटल कितने थे, देखिए शुरुआत में 5 थे, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें उठाकर 330 का गुणा करेंगे, आंसर आएगा 1650, यानी ऑप्शन ए विल बी माय राइट आंसर।
देखिए मैंने इस लंबे क्वेश्चन को बहुत सिंपल आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस बना सकता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मैंने इस बार तरीका यूज किया वो टोटल और पास के लिए था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बताया था कि टोटल में 90 कम हुए, पास में 20 कम हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना रेशियो भी वही ले लूं ताकि टोटल की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाए। तो बस मैंने यही लॉजिक लगाकर इस क्वेश्चन पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 19:17 था। यदि 1200 कम ने आवेदन किया तो 800 कम चयनित होते, तो चयनित व अचयनित का अनुपात 1:1 होता। कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था? ये एग्जैक्टली पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है, 2017 में ही पूछा हुआ है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हैं। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं आपको, पास, फेल और आपको यूज करना है टोटल का। तो आप पहले रेशियो लिख लें पास और फेल का कितना, 19:17 और 1:1। फिर टोटल देख लें, यहाँ पर ये टोटल कितना है, तो देखिए टोटल देखेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल आएगा 36 और यहाँ पर टोटल आएगा 2। कोई दिक्कत इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होगी। चलिए अब क्या करना है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो रेशियो है वो टोटल और पास का कितना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 1200 कम ने आवेदन किया होता तो 800 कम चयनित होते, यानी बेसिकली माइनस कहाँ कहाँ करना है आपको, टोटल में माइनस करना है और सेलेक्टेड या पास वालों में माइनस करना है। इसलिए मैंने रेशियो भी टोटल और पास वालों का ही लिया। पहले टोटल क्या था 36, पास कितने हुए 19। इसी प्रकार बाद में टोटल क्या था 2, पास कितने हुए 1। कितने कितने कम हो गए, तो देखिए यहाँ पर 1200 कम हुए थे और यहाँ पर 800 कम हुए थे। दोनों कम हुए थे तो माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल की वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी एक यहाँ से आप जो भी वैल्यू निकालेंगे उसके बाद आप 36 की वैल्यू निकाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हालांकि आपके सामने है तो मेरे ख्याल से आप इजीली बता देंगे। कोशिश करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें ताकि आपको प्रैक्टिस करते समय ये चीज हाथ में बैठे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही आसान, अगर 3/5 ऑफ पी, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं साइड में, 3/5 पी बराबर 7/2 क्यू बराबर 7/5 आर, तो आपको निकालना है पी क्यू आर का अनुपात। बहुत सिंपल है, गोल्डन रूल याद है आपको? गोल्डन रूल क्या बताया था मैंने? गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था, अगर a/x इक्वल्स टू b/y इक्वल्स टू c/z है तो हम a रेशियो b रेशियो c कितना ले सकते हैं, x रेशियो y रेशियो z, ये हम ले सकते हैं। पर यहाँ पर बात क्या है कि ऊपर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, कोफिशिएंट्स में कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखिए 3 7 7 है, तो क्या करें, ऊपर वाली संख्याओं को गायब करते हैं। कैसे गायब करेंगे? एलसीएम लेकर। किस किस का? 3 7 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 3 7 7 का एलसीएम होगा 21। तो यहाँ पर सबको ऊपर 21 बना दे। कैसे? अगर मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए ये हो गया 7 21 21 21, तीनों में 21 था, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? P बटा 7 पंजे 35 बचा, इक्वल्स टू Q बटा 3 दूनी 6 बचा, इक्वल्स टू R बटा 5 दिया 15 बचा। तो मुझे बताइए पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा? 35 6 15। ऑप्शन डी विल बी अ राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हीरे की लागत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती रूप से भिन्न होती है। कहने का मतलब क्या? अनुक्रमानुपाती रूप कहने का मतलब प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली यहाँ पर वो बोल रहा है कि हीरे की जो लागत है यानी जो कॉस्ट है वो कैसी है, किसके अनुक्रमाती है? इसके वजन के, वेट के वर्ग के क्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। वर्ग मतलब स्क्वायर। बात समझ में आई? अब यहाँ पर समझिए, एक बार यह हीरा 1:2:3:4 के वजन में टुकड़ों में टूट गया। एक अपने पास कोई हीरा था, ये कैसा टूटा? ये कुछ ऐसा टूटा कि इसके 4 टुकड़े हुए। कौन कौन से?
1 2 3 4 और ये इनके वजन के टुकड़े थे। ठीक है, चलिए, तो व्यापारी जब टुकड़े बेचे गए तो व्यापारी को 70,000 रुपए कम मिले। हीरे की मूल कीमत कितनी थी? अब यहां पर एक बात समझिए, टुकड़ों का जो वजन था वो कितना था? 1 2 3 4, यानी मैं बोल सकता हूं कि टोटल जो वजन होगा वो 10 रहा होगा। भाई सबको जोड़ने पर ही तो इनका वजन आएगा। एक हीरा टूटा 1 2 3 4 में, टोटल पहले वो हीरा कितना रहा होगा? तो 1 + 2 + 3 + 4 टोटल 10 वो हीरा रहा होगा। अब यहां पर समझिएगा कि जो हीरा टूटा है इसकी जो कीमत है वो कैसे निर्धारित होती है? इसके वजन के वर्ग के हिसाब से। तो अगर इस टुकड़े का वजन 1 था तो इसका वर्ग कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसका 2 था तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 4 होता है। इसका 3 था तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और इसका 16 होता है। तो इन सब को बेचा जाएगा तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे? आपको मिलेंगे 30 रुपए। पहले वाले टुकड़े को 1 में, दूसरे वाले को 4 में, तीसरे वाले को 9 में, चौथे वाले को 16 में, सबको बेचोगे तो टोटल कितना मिलेगा? 30। पर अगर आप इस पूरे हीरे को ही बेच देते तब आपको कितने रुपए मिलते? तब आपको 100 रुपए मिलते। क्यों? क्योंकि वजन 10 होता और 10 का वर्ग 100 होता है। यानी टुकड़ों में बेचोगे तो नुकसान है और पूरा बड़ा हीरा बेचोगे तो फायदा है। अब यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन में बोला गया है व्यापारी को 70,000 रुपए कम प्राप्त हुए। कितने हजार बात की बात, पहले तो ये बताओ, ये 100 में बिकता, ये 30 में बिकता, बताओ कितना कम हो गया? तो आप बोलोगे 70 कम हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 70 था यही तो मेरा 70,000 था, ये मेरा 70,000 रुपए कम प्राप्त हुए। तो अगर 70,000 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू 1,000, एक की वैल्यू 1,000, तो पहले हीरा तो 100 का था, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 × 1,000 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 1 लाख। यानी पहले हीरा कितने का था? 1 लाख का था। बोलिए क्लियर है? क्या हुआ? पहले मैंने देखा टुकड़े कौन कौन से थे, 1 2 3 4, टोटल कितना हुआ? 10। यानी पहले ये पूरा 10 का रहा होगा, बाद में टूटा है। स्क्वायर करेंगे तो इनकी कीमत पता चलती है। स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, टोटल कीमत हुई 30। और पहले वाले का स्क्वायर किया यानी पूरे हीरे का स्क्वायर किया तो पता चला 100। यानी आपको बेसिकली 70 का नुकसान हुआ। और अगर 70 का नुकसान 70,000 के बराबर, तो एक का नुकसान 1,000 के बराबर, तो 100 1 लाख के बराबर। यानी पहले हीरे की कीमत 1 लाख रही होगी। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड है, वैसा ही है, पर आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखने के ज्यादा चांसेस हैं। वैसे तो दिखेंगे ही दिखेंगे, कुछ अच्छे एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के साथ अनुक्रमाति रूप से भिन्न होती है। वही बात, कॉस्ट जो है वो कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेट के स्क्वायर के। यानी जो भी वेट होगा उसका स्क्वायर के हिसाब से उसकी कीमत चेंज होगी। ठीक है, हीरे 3 भागों में टूटा है जिसका वजन 2:3:7 है। एक हीरा है मेरे पास, ये कुछ ऐसा टूटा है कि 3 टुकड़े हुए 2:3:7 में। वो बोल रहा है यदि हीरे 3 भाग में टूटा होता जिसका वजन 1:1:2 होता तो अतिरिक्त 4,000 का नुकसान होता। यानी अगर ये हीरा ऐसे ना टूटकर 3 दूसरे हिसाब से टूटा होता, कैसे? 1:1:2 में टूटा होता, तो यहां पर इसको अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कितने का नुकसान होता? एक्स्ट्रा 4,000 का नुकसान होता। तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या है? बिल्कुल, चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले यहाँ पर टोटल देख लेते हैं, 2 3 5 5 और 7 12, यानी यहाँ पर हीरा 12 का रहा है और इसको जोड़ेंगे तो 4। तो आपको ये समझना होगा पहले तो कि हीरा या तो 4 का होगा या 12 का होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही हीरा 4 का भी हो और 12 का भी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके वजन को इक्वल करेंगे, क्योंकि हीरा तो एक ही था ना। तो देखिए 4 को 12 बनाना आसान है या 12 को 4? तो हम सभी जानते हैं 4 को 12 बनाना ज्यादा आसान है। कैसे? गुणा 3। जैसे ही गुणा 3 करूंगा तो ये रेशियो भी 3 से गुणा होंगे और गुणा करने पर क्या आएगा? तो गुणा करने पर ये हो जाएगा 3:3:6। तो अब मुझे एक बात यहां पर क्लियर हो गई, क्या? हीरा जो है वो एक्चुअली 12 का है। अगर आपने उसको 2:3:7 में तोड़ा और आपने उसको 3:3:6 में तोड़ा, तो यहां पर आपको इस
तोड़ने पर आपको 4000 का एक्स्ट्रा नुकसान होगा। अब 4000 का एक्स्ट्रा नुकसान तब होगा जब आप बेचोगे किस हिसाब से, इनके वजन के वर्ग के हिसाब से। तो चलिए पहले वजन का वर्ग निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सबको जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा 62, यानी 62 में बिकेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, सबको जोड़ेंगे कितने में बिकेगा 54 में। तो देखिए यहाँ पर ये 62 में बिकता, ये 54 में बिकता, तो कुल मिलाकर कितना कम हो गया, तो आप बोलेंगे 8 कम हो गया। 8 की कीमत या 8 की वैल्यू 4000, तो 8 की वैल्यू 4000, तो 1 की वैल्यू 500, और अगर 1 की वैल्यू 500 तो हीरा पूरा कितने का बिकता, 12 का नहीं 144 का बिकता। बताया ना कॉस्ट जो है वो वेट के स्क्वायर के हिसाब से होती है। इसका वेट अगर 12 था तो इसकी कीमत कितनी होगी 144 होगी। तो अगर 1 की वैल्यू 500 तो 144 की वैल्यू इनटू कर देंगे ना 500 इससे, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 72,000। तो ये होगी मेरी इस हीरे की कीमत। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। लॉजिक क्या था, एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, वेट दोनों का इक्वल होना चाहिए। अगर एक ही हीरा 2 बार टूट रहा है तो भी तो उसका वेट इक्वल ही होना चाहिए, टोटल वेट तो इक्वल ही होना चाहिए। बस उतना कर दीजिए, बाकी जो हम पहले कर रहे थे वही अभी भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, x³ - y³ रेशियो x² + xy + y² का अनुपात दिया है 5:1, और दूसरा x² - y² रेशियो x - y = 7:1 दिया हुआ है। आपसे पूछा है 2x रेशियो 3y की वैल्यू। एसएससी 2015 मेंस का क्वेश्चन है ये। वैसे तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। x³ - y³ का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है x - y इंटू x² + xy + y², ये इसका फॉर्मूला होता है। नीचे रेशियो यानी बटे लगा लेता हूँ, और नीचे क्या दिया है, तो ये दिया है x² + xy + y², और इसका रेशियो उसने दिया है 5:1। तो अब आपको सिंपल दिख रहा होगा कि ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यानी x - y की वैल्यू आपको सीधी सीधी 5 दिख रही है। इसको देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। x² - y² की फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x + y इंटू x - y अपॉन x - y नीचे इक्वल्स टू रेशियो क्या दिया 7:1, और x - y से x - y कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x + y = 7। दोनों को जोड़कर x की वैल्यू निकाल दें, माइनस करके y की वैल्यू निकाल दें। x अपॉन y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, वो होगी 7 × 12 और 2 यानी 12 2 यानी 6:1। बोलिए क्लियर। पर ये आंसर मुझसे पूछा ही नहीं गया, मुझसे क्या पूछा गया 2x 3y, तो ठीक है 2x 3y निकाल देते हैं। 2 × x यानी 3 अपॉन x यानी 6, 2 × 6 अपॉन 3 × y का मतलब 1 था, ये कैंसिल होगा, 2 से 2 दूनी 4, तो 4:1 विल बी माई आंसर, यानी ऑप्शन ए विल बी माई करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम एक बना चुके हैं, वहां पर A:B:C पूछा हुआ था, यहाँ पर 1/A 1/B और 1/C पूछ लिया है। मेथड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ध्यान से देखिए। A + B को क्या मैं 7x बोल सकता हूँ, देखिए रेशियो है ना 7 6 5, तो मैं इसको 7x 6x और 5x बोल सकता हूँ। तो A + B क्या है 7x है। इसी प्रकार B + C क्या है, तो इसको मैं 6x बोल सकता हूँ, और C + A क्या है, तो इसको मैं 5x बोल सकता हूँ। बोलिए क्लियर है। अब देखिए मुझे A + B + C की वैल्यू 27 पता है। अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मुझे 2A मिलेगा, 2B मिलेगा और 2C मिलेगा। 2 को कॉमन ले लूं, A + B + C इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 7 × 4 12 6 18x, काट लेंगे इसको, ये 9 बचेगा। और A + B + C की वैल्यू मुझे 27 पता है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 27 = 9 × x, 9 से कटेगा 3 बार में, तो x की वैल्यू 3 मुझे मिल गई। चाहिए किसकी वैल्यू थी 1/A 1/B 1/C, हालांकि अभी मुझे मिला नहीं है, पर ध्यान से देखिए A + B की वैल्यू x जैसे ही 3 रखता हूं तो कितनी आएगी 21। B + C की वैल्यू जैसे ही x की वैल्यू 3 रखूं 6 × 3 = 18,
और C प्लस ए कितना हो जाएगा 15। बोलिए क्लियर। और A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 तो मुझे पता ही है। एक एक करके अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे इजीली मिलता जाएगा। देखिए A प्लस बी 21 है, अगर ये हिस्सा 21 है तो C कितना होगा, माइनस कर लेना, C की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी प्रकार B प्लस सी 18 है, देखिए B प्लस सी अगर 18 है तो इस 18 को ले आके माइनस करेंगे, किसकी वैल्यू मिलेगी, A की। A की कितनी होगी बताइए, 9 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं C प्लस ए देखूं तो 15 है, देखो C प्लस ए अगर ये 15 है तो मुझे यहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी, उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, कितना आएगा देखिए 15 अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूं तो 1 2 12 आएगा। बोलिए क्लियर है। तो अब मुझे यहाँ से रेशियो किस किस का पूछना है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, तो 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6। एलसीएम ले लेंगे ऐसी सिचुएशन में, 9 12 6 का एलसीएम 36 होता है। 36 के लिए इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6, 36 36 36 आपस में कैंसिल, 4 एकम 4 3 एकम 3 6 एकम 6 4/3/6, यही मेरा सही आंसर होगा। गलती से भी 9 12 6 पर टिक लगा के मत आ जाना। यहाँ पर आपसे 1/a 1/b 1/c की वैल्यू पूछी थी तो मैंने 1/a 1/b 1/c की वैल्यू निकाली है, एलसीएम लिया, 4 3 6 आया और यही मेरा सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/9 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के एक बटुए में है, जिनकी कुल कीमत 34.5 है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको ये जो 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/9 दिया हुआ है, ये किसका अनुपात है, तो ये सिक्कों का अनुपात है, यानी उनकी संख्या है। ये कीमत कितनी है 34.5। आपको याद है मैंने आपको क्या समझाया था कि कभी भी जब भी सिक्के हमें दिए हों तो 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के अगर हमारे पास सिक्के हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दो चीज चेक करते हैं, एक है नंबर और एक है वैल्यू। अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर्स का उसने रेशियो दिया है कितना, 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/9। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू कितनी है तो देखिए टोटल वैल्यू उसने 34.5 दी है और ये टोटल में दिया है। तो देखिए वही बात हो गई कि संख्या का जो रेशियो है वो दिया हुआ है और टोटल वैल्यू में दिया हुआ है। तो क्या करना है, सबसे पहले रेशियो से मुझे वैल्यू पर आना पड़ेगा, पर उसके लिए पहले मुझे इस रेशियो को भी ठीक करना पड़ेगा। ये 1/15 1/10 1/9 एलसीएम बोलिए, एलसीएम आएगा 90 और 90 आने का मतलब इधर 6 का गुणा, इधर 9 का गुणा और इधर 10 का गुणा, तो ऊपर भी सेम करना पड़ेगा। ये 6 से, ये 9 से और ये 10 से, तो ये 90 ये 90 ये 90 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6/9/10। इसका मतलब 1 रुपए के 6x सिक्के हैं, 50 पैसे के 9x सिक्के हैं और 10 पैसे के 10x सिक्के हैं। वैल्यू पर कैसे आएंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे, 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे, 2, 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे, 10। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, यहाँ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और यहाँ डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। ये कितना आएगा, तो ये 6x ही आएगा। ये कितना आएगा, ये 9x/2 हो जाएगा और ये 10/10 तो ये 1x हो जाएगा। और इन सबको जोड़ने पर मुझे कितना मिलना चाहिए 34.5। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 3। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, स्पेस भी कम है टाइम भी कम है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। x की वैल्यू 3 आएगी और जैसे ही x की वैल्यू 3 आ गई तो उसने मुझसे क्या पूछा है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के कितने सिक्के थे, तो देखिए 10x थे ना, अभी अभी अपन ने रेशियो ठीक करके क्या बोला था 10x, और x की वैल्यू अगर 3 है तो 10 × 3 इज 30, यानी 10 पैसे के कितने सिक्के थे, 30 सिक्के थे। ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू 3 आई, और अगर x की वैल्यू 3 नहीं आती है तो दोबारा करिएगा, आपने कहीं कोई गलती की होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 5/8 हिस्सा पुरुष है। अब देखिए 5/8 हिस्सा कहने का मतलब क्या होता है कि अगर 5/8 पुरुष है तो टोटल होंगे 8, जिसमें से 5 होंगे मेल। बोलिए क्लियर है। तो बताइए फीमेल कितनी होंगी, तो आप इजीली बता सकते हो,
फीमेल कितनी होंगी, 3 होंगी। तो बस इसी चीज के डेटा को या इसी छोटी मोटी जानकारी को हमको यूज करना है। कैसे, देखिए मेल कितने हैं 5/8, फिर उसने बोला बाकी महिलाएं हैं, यानी मैं मान लूंगा कि टोटल 8 हैं जिसका 5/8 मेल है, यानी कितने 5 मेल है 3 फीमेल है, ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गए। बोलिए क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, पुरुषों की संख्या का 2/5, पुरुषों की संख्या कितनी थी 5, इसका 2/5, 5 का 2/5 कितना आएगा 2। ये कौन है, ये गैर तकनीकी हैं, गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल हैं ये। तो मुझे बताइए टेक्निकल वाले कितने होंगे, तो देखिए 5 में से 2 अगर नॉन टेक हैं तो बच्चे 3 टेक्निकल होंगे। आगे क्या बोला गया है, जबकि महिलाओं का 2/3 हिस्सा तकनीकी है। अब देखिए महिलाएं कितनी थी 3, महिलाओं का 2/3 निकालिए, महिलाओं का 2/3 कितना आएगा 2, तो बचा कितना 1, ये नॉन टेक्निकल है, ये जो 1 बचा ये नॉन टेक्निकल है, बाकी ये भी टेक्निकल थे और ये भी टेक्निकल थे। सवाल क्या पूछा गया वो पढ़ लेते हैं, कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी है। देखिए टोटल कितने तकनीकी हैं, ये 3 भी तकनीकी हैं, ये 2 भी तकनीकी हैं, तो टोटल 5 तकनीकी हैं। और टोटल कर्मचारी कितने 8, यानी 8 में से 5, तो 5/8 हिस्सा, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एसएससी 2018 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। एक परिवार में n लोग थे, इस परिवार में प्रति माह चावल का खर्च परिवार के लोगों की संख्या का वर्ग का 5 गुना है। संख्या जितनी भी थी उसके वर्ग का 5 गुना से अनुक्रमाती है। बेसिकली चावल का खर्च यानी राइस का जो खर्च है वो अनुक्रमाती है, यानी प्रोपोर्शनल है, किसके, जो भी संख्या थी उसके वर्ग का 5 गुना। जो लिखा वो क्लियर हुआ, चावल का जो भी खर्च था वो अनुक्रमाती है, किसके अनुक्रमाती है, संख्या के वर्ग का 5 गुना। बोलिए क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं, अगर बड़े बेटे ने परिवार छोड़ दिया तो प्रतिमाह 95 kg चावल की खपत में कमी आई, n का मान ज्ञात करें। यानी बेसिकली आपको ये निकालना है कि परिवार में पहले कितने लोग थे। अब यहाँ पर समझिए नई खपत के हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं एक आदमी चला गया तो अब तो n-1 हो गए, पर फॉर्मूला तो वही रहेगा, स्क्वायर इसका भी करना पड़ेगा और 5 से गुणा इसे भी करना पड़ेगा। अब ये नई वाली राइस की खपत है तो यहाँ पर ये कितना कम हो गया, 95 kg कम हो गया। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 5n² और 5 × n-1 का स्क्वायर में अंतर आपको कितना देखने मिलेगा, 95 kg का। तो 5 कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 95 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से आपको मिल जाएगा 19। इसको एक्सपैंड कर लें, n² माइनस n² माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ n इक्वल्स टू 19, n² से n² कैंसिल, -1 प्लस कर लीजिएगा इधर, 2n इक्वल्स टू 20, तो n की वैल्यू 10, यानी पहले परिवार में 10 लोग थे। सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जो अभी अभी मैंने आपको ये पूरा इक्वेशन करके बताया, इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता था। कैसे, जैसे ही मुझे n माइनस n-1 इक्वल्स टू 90 पता चला, n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 90, बस मैं यहीं से देख के n की वैल्यू बता सकता था। कैसे, देखिए आपके पास दो संख्याएं हैं जो कि आजू बाजू की हैं, n और n-1, जस्ट दोनों आजू बाजू की संख्या है ना। अगर n को मैं 5 बोलूंगा तो n-1 को 4 बोलूंगा, अगर इसको मैं 50 बोलूंगा तो इसको 49 बोलूंगा। जस्ट ये आजू बाजू की दो संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं का अंतर, इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा एक विषम संख्या होती है। आप किन्हीं भी दो नंबर्स को ले लें जो कि आजू बाजू के हैं, फॉर एग्जाम्पल 12-13 ले लें, 11-10 ले लें, कोई भी दो आजू बाजू की संख्या ले लें, उनके वर्गों का आप अंतर निकालें तो जो अंतर निकलेगा वो एक ऑड नंबर निकलता है, यानी विषम संख्या निकलती है। अब ये ऑड नंबर, ये विषम संख्या कौन से नंबर की विषम संख्या है, ये मुझे बताता है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 19 कौन से नंबर की विषम संख्या है। अगर मैं आपसे बोलूं पहली विषम संख्या तो आप बोलेंगे 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, चौथी विषम संख्या 7। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं 19 कौन से नंबर की विषम संख्या है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये 10वें नंबर की विषम संख्या है।
10th नंबर की, तो इनमें से जो बड़ा नंबर होगा ना वो 10 ही होगा। बड़ा नंबर कौन होगा? n या n-1 n। तो यहाँ से n की वैल्यू सीधा सीधा आप 10 भी निकाल के ऑप्शन बी टिक करके निकल सकते थे। ये एक दूसरा तरीका है। इसको जब मैं आपसे नंबर सिस्टम डिटेल में डिस्कस करूंगा, नंबर सिस्टम, तब भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इस टाइप की चीजें या ये बेसिक नॉलेज हमारा इस टाइप की सिचुएशन में कितना ज्यादा काम आता है। जैसे ही मुझे ये दिखा, मैं सीधा n=10 पर टिक लगा के आगे बढ़ सकता था, और ये कोई शॉर्टकट भी नहीं था, ये तो कंसेप्ट था। तो ये सब चीजें हम नंबर सिस्टम में और सीखेंगे। फिलहाल के लिए इसको इतना ही समझिए। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, या कहूं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है। एक इंजन बिना किसी वैगन से जुड़े 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंजन और वैगन वाला। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इसमें बच्चों को, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सारा कंफ्यूजन हट जाएगा। उसने बोला है कि एक इंजन है जो कि बिना वैगन के, यानी पीछे अगर कोई डब्बे ना लगे हों, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। फिर उसने बोला ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े वैगन की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमाती होती है। बेसिकली उसने क्या बोला कि गति में कमी यानी स्पीड में जो कमी आएगी, डिक्रीज होगा, वो किसके अनुक्रमाती होगा? अंडर रूट, वर्गमूल किसके? वैगन की संख्या के, यानी नंबर ऑफ वैगन्स कितने जुड़े हैं उसके अंडर रूट के अनुक्रमाती होगा। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब 4 वैगन जुड़े होते हैं तो इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। देखिए पहले कितनी थी? 24, अब कितनी हो गई? 20। मुझे बताइए कितनी कम हुई? क्योंकि आपको जो इक्वेशन दी है वो स्पीड के लिए नहीं दी है, वो स्पीड में कमी कितनी हुई उसके लिए दी है। तो देखिए स्पीड में कमी हुई है 4 की, पहले 24 थी अब 20 हो गई। और ये क्यों हुई है? ये अनुक्रमाती है किसके? अंडर रूट, वैगन कितने जुड़े हैं? 4 जुड़े हैं। तो अभी आप बस इसको इतना ही समझिए। आगे पढ़ते हैं। इंजन अधिकतम वैगन कितनी संख्या लेकर चल सकता है? देखिए अधिकतम वैगन की संख्या पूछा है। अब मुझे बताइए अधिकतम वैगन कैसे पता चलेंगे? मैं यहाँ पर वैगन जोड़ते जाऊं, डब्बे जोड़ते जाऊं, और एक समय ऐसा आएगा कि इतने डब्बे जुड़ गए कि ये ट्रेन अब चल ही नहीं पा रही है। तो जब चल ही नहीं पा रही है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्पीड 0 हो गई? तो पहले स्पीड थी 24, अब आपने कर दी 0। आपने कितनी कम कर दी? तो आप बोलेंगे मैंने 24 की 24 कम कर दी। पहले कितनी कम हो रही थी? पहले 4 कम हो रही थी, अब आपने कितनी कम कर दी? पूरी 24 की 24 कम कर दी। मैंने 24 क्यों कम की? क्योंकि मैं तो बस ये चाहता था इंजन रुक जाए ताकि मैं आखिरी वाले एक डब्बे को हटाऊं और धीरे धीरे ये चलती रहे, हौले हौले चलती रहे। तो जब ये हौले हौले चलती रहेगी तो इसका मतलब वही इसकी अधिकतम संख्या होगी। एक और डब्बा लगाया तो ये रुक गई, अगर ये आखिरी डब्बा हटाया तो ये चलने लगी, यानी अब जो संख्या है वो इसकी अधिकतम संख्या है। तो मैंने कोशिश की कि यार ये ट्रेन कब तक एकदम रुक ही जाए। तो देखिए पूरी 24 की 24 स्पीड अगर मैं खत्म कर दूं, पूरी गिरा दूं 24, तब मुझे पता चलेगा कि कब ट्रेन रुकेगी। चलिए इन दोनों इक्वेशंस का मैं रेशियो निकाल लेता हूं। रेशियो क्या आएगा? 4/24 इक्वल्स टू √4 अपॉन √ वैगन। 1/6 स्क्वायर कर लेना, 1/36 इक्वल्स टू 4 अपॉन वैगन। वैगन इधर 4 उधर, वैगन इक्वल्स टू 144। कैसे? वैगन 4 इंटू 36 कितना होता है? 144 होता है। तो वैगन की संख्या 144 आ गई। पर ध्यान रखिएगा ये वो वैगन की संख्या है जहां पर डिक्रीज इन स्पीड पूरा का पूरा 24 हो जा रहा है। पूरी की पूरी 24 की स्पीड खत्म हो गई, यानी अब ट्रेन हो गई है 0 पर। 0 पर कहने का मतलब अब ये ट्रेन नहीं चल रही। तो मुझे बताइए अगर आपने 144 डब्बे लगा दिए तो ट्रेन तो चलना ही बंद हो जाएगी ना। तो अधिकतम कितने ये चला सकती है? तो एक डब्बा हटा दीजिए, यानी 143 तक ये चला सकती थी। आंसर होगा 143। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं आपको अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको सेशन कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।